ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर बार हमें एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, विजयनगर का राजनीतिक इतिहास। तो विजयनगर के बारे में जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि कौन सी नदी के किनारे है। तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। तो विजयनगर कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किसके पुत्र थे ये संगम नामक एक यादव राजा थे, उनके पुत्र थे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यादव राजा कौन थे? संगम। तो संगम के पुत्र थे ये दोनों, हरिहर व बुक्का। और 1336 में इन्होंने जो है विजयनगर की स्थापना की, ठीक है। पहले ये काकतियों के सामंत थे, काकतियों के, ठीक है। बाद में ये काम्पली या अनेगोंडी के मंत्री बने। पहले काकतियों के सामंत थे, फिर काम्पली या अनेगोंडी के ये राज्य मंत्री बन गए, ठीक है। संगम के वैसे 5 पुत्र थे, लेकिन आप देख सकते हैं स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। और स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि ये इनको एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था। तो क्या हुआ था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने आक्रमण कर दिया था काम्पली के ऊपर। और काम्पली के ऊपर जब आक्रमण किया तो जो काम्पली है वहां के शासक थे बहाउद्दीन गुरशस्प। जो काम्पली नरेश थे, उन्होंने एक व्यक्ति था बहाउद्दीन गुरशस्प, इनको शरण दे दी थी। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। और जब इन पे आक्रमण किया तो इस आक्रमण के दौरान उन्होंने क्या किया, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाइयों को बंदी बना करके दिल्ली ले गए और वहां ले जाकर के इनसे कहा कि इस्लाम ग्रहण कीजिए, और इनको जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण करवा दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में उनको वहां पे जब इस्लाम ग्रहण करवा दिया और अपने वहीं रख लिया, तो दक्षिण में होयसलों ने विद्रोह कर दिया था। तो उसको शांत करने के लिए इन्होंने हरिहर और बुक्का को साउथ भेजा कि जाइए और इस विद्रोह का दमन कीजिए। तो हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के वहां से आकर के वापस इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को त्याग दिया। और इनके गुरु थे माधव विद्यारण्य, गुरु का नाम था माधव विद्यारण्य। तो इनके सहयोग से पहले स्वयं को शुद्ध किया और फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो माधव विद्यारण्य जो इनके गुरु थे, इनको जो हरिहर द्वितीय थे, इनके अभिलेख में क्या कहा गया है, सर्वोच्च प्रकाश का अवतार। सर्वोच्च प्रकाश का अवतार किसे कहा गया? माधव विद्यारण्य को। अब माधव विद्यारण्य का नाम पूछा जाता है कि हरिहर और बुक्का जो थे उनका शुद्धिकरण किसने किया था? तो माधव विद्यारण्य ने किया था, ठीक है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? हरिहर द्वितीय के एक अभिलेख था इनका, उससे मिलती है, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ने जो है श्रृंगेरी के जो विद्यारण्य थे उनसे, और उनके भाई थे सायण। तो विद्यारण्य और सायण की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर, विजयनगर शहर की स्थापना की। तो विजयनगर शहर कौन सी नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्यों इनके ऊपर आक्रमण किया था? क्योंकि काम्पली के जो राजा थे उनको शरण किसने दे दी थी? हरिहर और बुक्का जहां पर थे वहां के नरेश ने, काम्पली नरेश को शरण दे दी थी, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था और उस समय हरिहर और बुक्का को बंदी बना करके ले गए थे, ठीक है। अब देखिए आप, विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी राजधानियां देख लेते हैं। 1336 में जब स्थापना की थी उस टाइम पे इन्होंने बनाई थी अनेगोंडी, ठीक है। फिर इन्होंने चेंज कर दी थी इसको और विजयनगर बना ली थी, क्योंकि विजयनगर की स्थापना की थी इन्होंने किसका आशीर्वाद लेकर के? विद्यारण्य और उनके भाई सायण का आशीर्वाद लेकर के इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर को विद्यानगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बना लिया था 1342 में, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बनाया था 1570 में। इसके बाद में 1570 में पेनुगोंड को राजधानी बनाया गया था, पेनुगोंड या बेनुगोंड को। और इसके बाद में फिर एक बार और बदली गई थी 1614 में, और उस समय चंद्रगिरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था।
और जो विजयनगर है उसका वर्तमान नाम है हम्पी। और हम्पी के जो भग्नावशेष है, वहाँ पे जो चीज़ें बची हुई है, उनका सबसे पहले जो खोजी थी उनको, तो वो मैकेंजी ने खोदी थी। ठीक है, तो मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में इनको खोजा था। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं जो ये संगम वंश की स्थापना थी उसके पहले का इतिहास। अब देखते हैं हम संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी, और इनके पिता का नाम था संगम। संगम के टोटल 5 पुत्र थे, ये भी हम बात कर चुके हैं। और हरिहर बुक्का की स्टोरी हमने जान ली है कि किस तरीके से बातें थी। अब देखते हैं हम हरिहर प्रथम के बारे में जानते हैं। अब एक एक करके देखते हैं इनको। तो हरिहर प्रथम ने कितने साल शासन किया? 20 साल तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और इन्होंने देखिए अनागुंडी जो थी उनकी जगह पर किसको राजधानी बनाया था? विजयनगर को बनाया था। कब बनाया था? 1342 में। तो 1342 में विजयनगर को संगम वंश की राजधानी बनाया इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए आप। हरिहर ने क्या किया? इनका जो भाई था बुक्का, उनके साथ में संयुक्त होकर के शासन किया था। और ये तो विजयनगर से शासन करते थे, और उस टाइम पे जो बुक्का था वो गुट्टी, एक जगह है गुट्टी, गुट्टी गुट्टी गुट्टी, ठीक है, गुट्टी, ये इनकी उपराजधानी हुआ करती थी। उपराजधानी हुआ करती थी, यहाँ से शासन किया किसने? जो इनके भाई थे बुक्का ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हरिहर को क्या कहा गया? एक समुद्र का अधिपति कहा गया है इनको। और इन्होंने विरूपाक्ष या शिव देवता के अभिकर्ता के रूप में शासन किया था। विरूपाक्ष या शिव देवता के अभिकर्ता के रूप में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और होयसेल का शासक था वीर वल्लाल चतुर्थ। इसको इन्होंने पराजित किया, हरिहर ने 1346 में पराजित किया इसको। और इसको भी कहाँ पे मिला लिया? विजयनगर में मिला लिया। और 1352-53 में उसने मदुरा पर विजय प्राप्त की। तो होयसेलों को इसने पराजित किया, मदुरा पर विजय प्राप्त की इसने। ठीक है, तो जो विजयनगर था वो साम्राज्य काफी फैल गया था। इन्होंने देखो विजयनगर पे तो इनका अधिकार था ही, इसके बाद इन्होंने होयसेलों और मदुरा को भी हरा दिया हरिहर ने। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं बुक्का प्रथम। पहले तो इन्होंने साथ मिलकर के शासन किया था, लेकिन बाद में जब हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जो बुक्का प्रथम है वो शासक बने 1356 में। और 1356 से लेकर के 1376 तक लगभग 21 साल, जितने साल हरिहर ने किया उससे 1 साल ज्यादा। ठीक है, तो 21 साल तक इसने शासन किया। और हरिहर को तो कहा जाता था कि एक समुद्र का अधिपति था। बुक्का के बारे में कहा जाता है कि ये तीनों समुद्रों का अधिपति था। ठीक है, इसको तीनों समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। और इसने क्या किया था? 1374 में जो है चीन में अपने राजदूत मतलब दूत मंडल भेजा था। तो चीन में दूत मंडल भेजने वाला कौन? बुक्का। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीन में किसी ने राजदूत मतलब किसी ने दूत मंडल भेजा था, तो वो कौन थे? बुक्का थे। ये महत्वपूर्ण बात है और ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसने क्या किया? जो मदुरा था उसको जीता किसने था? उसको जीता तो हरिहर ने था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने वापस उस पे 1370-71 के आसपास वहां पे क्या किया? मदुरा को संपूर्ण तरीके से नष्ट करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और मदुरा विजय जो की थी वो बुक्का प्रथम के पुत्र थे कंपन्न। बुक्का प्रथम के एक बेटे थे, उनका नाम था कंपन्न। तो कंपन्न ने क्या किया? मदुरा में कंपन्न ला दिया। ठीक है, और मदुरा को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। इससे विजयनगर का प्रसार रामेश्वरम तक हो गया। इससे विजयनगर का प्रसार कहाँ तक हो गया? रामेश्वरम तक हो गया। और तमिल और केरल के प्रदेश सहित संपूर्ण दक्षिणी भारत विजयनगर में शामिल हो गया। तो अब देखिए विजयनगर ने लगभग संपूर्ण दक्षिणी भारत जो था उस पर अधिकार कर लिया। किसके टाइम पे? बुक्का प्रथम के टाइम पे। और इसीलिए बुक्का प्रथम को कहा जाता है तीनों जो समुद्र थे उनका अधिपति। ठीक है, और इस समय क्या हुआ? जो विजयनगर और बहमनी था उनके बीच में एक महत्वपूर्ण जगह थी रायचूर का दोआब, इसको बोला जाता है। इसको लेकर के रायचूर का दोआब कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था ये। तो इनके बीच में बहमनी और विजयनगर था। तो बहमनी और विजयनगर के बीच में इसको लेकर के काफी तनाव पैदा हो गया। और जो युद्ध शुरू हुआ था वो बुक्का प्रथम के टाइम से शुरू हो गया था। ठीक है, तो रायचूर दोआब क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि एक तो उपजाऊ था और दूसरा हीरा व लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। ये हीरे और लोहे की खाने थे यहाँ पे। ठीक है, तो मेनली अगर पूछा रायचूर दोआब क्यों प्रसिद्ध था तो ये था हीरे और लोहे की खानों के लिए। तो हुआ क्या? 1356 में जो बहमनी के शासक थे उन्होंने देखा कि जो
विजयनगर है उसकी ताकतें बढ़ रही है, तो इसने भी जो रायचूर का दुआब है उस पर अधिकार कर लिया। इसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह 1356 में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, रायचूर दुआब को तो कब्जे में किया ही, उसके साथ में कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, मराठवाड़ा में भी इन दोनों राज्यों के हित टकरा रहे थे, ठीक है। तो बुक्का ने क्या किया फिर, देखिए 1356 में तो उसने रायचूर के द्वार पर अधिकार कर लिया, लेकिन बुक्का प्रथम इन चीजों को देख रहा था। तो उसने क्या किया, उसने 1367 में जो बहमनी सुल्तान थे मोहम्मद शाह फर्स्ट थे, तो उनके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। और समझौते के फलस्वरूप रायचूर द्वार पर विजयनगर का अधिकार हो गया और कृष्णा नदी को बहमनी में विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। तो इन दोनों की सीमा किसको माना गया, कृष्णा नदी को। बोला भाई कृष्णा नदी बॉर्डर रहेगी और रायचूर का द्वाब है जो विजयनगर को दे दिया। तो कृष्णा नदी के उत्तर में तो रह गया बहमनी, ये कृष्णा नदी है, ये बहमनी रह गया, और दक्षिण में हो गया विजयनगर, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन देख सकते हो आप। यह पहला अवसर था जब किसी बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में प्रवेश किया था, और ये युद्ध था जिसमें पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और यह नियम भी बनाया गया कि युद्ध के दौरान आम जनता की हत्या नहीं की जाएगी, ठीक है। तो 1367 में युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह प्रथम जो था उसने बुक्का की सीमा में प्रवेश कर लिया था, और इसी के जवाब में जो बुक्का प्रथम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहम्मद शाह को पराजित ही नहीं किया बल्कि उनसे दोआब का प्रदेश भी ले लिया और कृष्णा नदी को सीमा बना दिया गया। और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नॉर्थ में ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो वहां जाके धर्म परिवर्तित करवा दिया था, वापस आए, इनको इस्लाम जमा नहीं, तो फिर से हिंदू धर्म ग्रहण किया, और इसके बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, और वैदिक मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ की रचना की। ये ज्ञानी भी थे, तो वैदिक मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ की रचना की। किंतु उसने अन्य सभी धर्मों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। तो देखिए आप सहिष्णु व्यक्ति थे, मंदिरों की मरम्मत करवाई, और इसने वेदों पे, धार्मिक ग्रंथों पे टीकाएं भी लिखवाई, तेलुगु साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया, तेलुगु, ठीक है। और तेलुगु कवि नचन सोम बुक्का प्रथम के दरबार में रहते थे। तो नचन सोम, अगर पूछा जाए नचन सोम, तो नचन सोम किसके समय पे थे, बुक्का प्रथम के दरबार में थे, बुक्का के दरबार में थे, बुक्का। तो ये ध्यान रखना, नचन सोम बुक्का प्रथम के दरबार में थे, नचन सोम बुक्का प्रथम के दरबार में थे, ठीक है। अब देखिए आप, हरिहर प्रथम देखा हमने, बुक्का प्रथम देखा, अब हरिहर द्वितीय देखते हैं, ठीक है। अब हरिहर द्वितीय के बारे में भी काफी सारी चीजें हैं। तो वल्लूर अनुदान लेख में, वल्लूर एक अनुदान लेख है, उसमें हरिहर द्वितीय को जो है राज वाल्मीकि कहा गया है, राज व्यास भी कहा गया है। 1370 में ये बने थे और 1404 तक रहे थे ये। तो राज वाल्मीकि इनको कहा गया है, राज व्यास भी इनको कहा गया है। तो देखिए आप, वाल्मीकि ने क्या लिखी थी, रामायण, और वेद व्यास ने महाभारत। तो इसको देखिए क्या कहा गया है, इसको राज वाल्मीकि और राज व्यास, इसको वाल्मीकि और व्यास दोनों की उपाधि प्राप्त है हरिहर द्वितीय को। और हरिहर द्वितीय के काल में पूर्वी समुद्र तट की तरफ साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई। इसने पूर्वी तट की तरफ साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, और इसकी सबसे बड़ी जो सफलता थी वो थी कि पश्चिमी समुद्री तट पर बहमनी साम्राज्य से 1377 में इसने क्या किया, बेलगांव और गोवा ये दोनों छीन लिया। बेलगांव और गोवा दोनों छीन लिया, कब, 1777 में। और उनसे दभोल और चोल बंदरगाह भी प्राप्त कर लिया। तो इसमें दभोल व चोल बंदरगाह भी प्राप्त किया, और बेलगांव व गोवा को भी छीन लिया 1377 में। तो हरिहर द्वितीय भी काफी शक्तिशाली थे, इन्होंने बहमनी साम्राज्य से ये दो जगह छीन ली थी, ठीक है। और हरिहर द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इसने उत्तरी श्रीलंका में एक समुद्री अभियान भेजा और वहां से कर प्राप्त किया। तो आप ये देख सकते हैं, चोल तो गई थी श्रीलंका में, हरिहर द्वितीय ने भी जो है समुद्र अभियान भेजा था वहां पे और वहां से कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई श्रीलंका जा रहा है विजयनगर का शासक जिसका नाम है हरिहर द्वितीय, और वहां से टैक्स ले रहा है।
बड़ी बात है ये। हरिहर द्वितीय ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज, राज परमेश्वर, देखिए आप उपाधि देखिए इनकी, महाराजा धीराज, राज परमेश्वर, वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो देखिए आपने देखा होगा, मतलब जो हरिहर फर्स्ट थे वो भी शिव के उपासक थे, ये भी शिव के उपासक थे, और शिव के कौन से रूप के? विरूपाक्ष रूप के। और ये सहिष्णु शासक थे ज्यादातर। तो देखिए आप अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। और हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम ने कोई राजशाही उपाधि धारण नहीं की थी। हरिहर और बुक्का ने तो कोई ऐसी राजशाही उपाधि धारण नहीं की थी, इन्होंने ठीक ठीक उपाधि धारण की थी। जैसे बुक्का प्रथम की उपाधि हमने देखी थी कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम ने। लेकिन जो हरिहर द्वितीय है, इसने महाराजा धीराज, राज परमेश्वरम, इनकी उपाधि धारण करना स्टार्ट कर दिया था। इसके समय में क्या हुआ, जब देखा बहमनी ने कि बहुत ज्यादा विजयनगर की शक्ति बढ़ती जा रही है, इनसे गोवा छीन लिया था, गोवा हमने देखा ना, गोवा और बेलगांव को छीन लिया था इनसे। तो अब क्या किया इन्होंने, गठबंधन बनाया दूसरे लोगों के साथ। क्या करता है, जब कोई कमजोर होता है तो बाकी लोगों के साथ गठबंधन बनाता है। तो बहमनी, वारंगल दोनों मिल गए और इन्होंने विजयनगर के विरुद्ध एक गठबंधन बना लिया। ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण के जो टीकाकार थे सायण, सायण किसके थे? ऐत्रेय ब्राह्मण के टीकाकार थे सायण। एवं सर्वदर्शन संग्रह के लेखक, सर्वदर्शन संग्रह बुक पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि सर्वदर्शन संग्रह किसने लिखी थी? माधवाचार्य ने लिखी थी। तो माधवाचार्य, सायण और हरिविलास के लेखक श्रीनाथ, सायण, माधवाचार्य, श्रीनाथ इसी के दरबार में थे। तो हरिहर द्वितीय एक विद्वान ही नहीं, विद्वानों का जो है संरक्षण करता भी था। तो सायण देखा हमने, सायण ने ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीका लिखी थी, ऐत्रेय पर टीका, ऐत्रेय पर टीका लिखी सायण ने। सर्वदर्शन संग्रह किसने लिखा? माधवाचार्य ने। और हरविलास के लेखक कौन थे? हरविलास के लेखक थे श्रीनाथ ने लिखा था हरविलास। ठीक है। हरिहर द्वितीय के चंद्रपट्टन शिलालेख, हरिहर द्वितीय का एक यह है चंद्रपट्टन शिलालेख, हरिहर द्वितीय का चंद्रपट्टन शिलालेख। इसमें बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। तो आपको यह ध्यान रखना है, चन्नरयपट्टन, चन्नरयपट्टन, चंद्रपट्टन किसका है? तो यह है हरिहर सेकंड का, हरिहर सेकंड का है चंद्रपट्टन। इसके बाद में नानार्थ रत्नमाला एक बुक है, नानार्थ रत्नमाला, नानार्थ रत्नमाला, इसके लेखक थे इरुगबा दंडाधिनाथ, दंडाधिनाथ। नानार्थ रत्नमाला के लेखक है इरुगबा दंडाधिनाथ, ये इनके सेनापति थे। इरुगपा दंडाधिनाथ, दंडाधिनाथ, तो दंडाधिनाथ तो से आप समझ जाओगे कि सेनापति थे। इरुगपा नाम ध्यान रखना, इरुगपा इसके सेनापति थे। और इसने एक बुक भी लिखी थी नानार्थ रत्नमाला। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। ऐत्रेय ब्राह्मण के टीकाकार सायण, सर्वदर्शन संग्रह के माधवाचार्य और हरिविलास के लेखक श्रीनाथ इनके दरबार में थे। चंद्रपट्टन शिलालेख इन्हीं का है, उसमें बुक्का प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुगपा दंडाधिनाथ उसका सेनापति था। इतनी बातें ध्यान रहेगी। 2 वर्ष तक 1404 में हमने देखा था कि हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में 2 वर्ष तक विरूपाक्ष प्रथम एवं बुक्का द्वितीय ने शासन किया था। तो विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय बीच में आए थे, देवराय प्रथम से पहले। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, तो इनका जब राज्यारोहण हुआ, तो राज्यारोहण होते ही जो तुंगभद्रा का दोआब था, जिसे रायचूर का दोआब भी हम लोग बोलते हैं, उसको लेकर के बहमनी शासक फिरोज से इनका युद्ध हुआ। ठीक है। लेकिन इसमें देवराय पराजित हो गया। तो अब तक जो वर्चस्व या दबदबा बनाए रखा था पहले जो शासक थे उन्होंने, अब वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है विजयनगर का। तो देखिए फिरोज ने क्या कर दिया, देवराय को पराजित कर दिया। ठीक है। और हरजाने के रूप में देखो इसको बहुत सारे मोती, हाथी, हुण, 10 लाख हुण, मोती, हाथी, इतनी सारी चीजें देनी पड़ी थी। और अपनी बेटी थी, उसका विवाह भी फिरोज से करना पड़ा था। ठीक है। और बांकापुर एक जगह है, वो भी दहेज में देना पड़ा था। और इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहते हैं, सोनार की बेटी का युद्ध भी, क्योंकि देवराय प्रथम थे, उन्होंने अपनी बेटी का भी विवाह इसमें किया था। सोनार की बेटी का युद्ध भी इसको कहते हैं। लेकिन देवराय ने अंतिम युद्ध में वारंगल के राजा को अपने पक्ष में कर फिरोज को हरा दिया। ठीक है। तो पराजित हो गया था
पहले तो देवराय, लेकिन बाद में वारंगल के जो राजा थे उनको अपनी तरफ मोड़ लिया और फिरोज को इसने हरा दिया। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया? देवराय प्रथम ने बनाया, ठीक है। और इससे क्या किया? विजयनगर तक नहरें बनवाई। उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनाया। तो देखिए, बांध अगर कोई बना रहा है यहाँ पर तो कौन बना रहा है? देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट जो है वो तुंगभद्रा नदी पे बांध बना रहा है, ठीक है। और वहां से नहरें भी निकाल रहा है विजयनगर के लिए। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बना रहा है, हरिद्रा नदी पर बांध बना रहा है। तो देवराय प्रथम अच्छे काम कर रहा है किसानों के लिए, है ना। तो देखिए आप आगे। और देवराय प्रथम जो थे ये विद्वान भी थे। तो इनके दरबार में कौन कौन रहते थे? देखिए, इनके दरबार में हरविलासम का रचनाकार और तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। तो श्रीनाथ ने हरविलास लिखी थी, इस पे हम पहले बात कर चुके थे। और ये तेलुगु यहाँ आपकी प्रमुख भाषा थी, आपको ध्यान रखना है। अगर विजयनगर में भाषा पूछी जाए तो तेलुगु का ध्यान रखना है आपको, तेलुगु भाषा थी यहाँ पे, है ना। तो श्रीनाथ ने हरविलासम जो है हरविलासम की रचना की थी श्रीनाथ ने, वो देवराय के दरबार में रहता था। निकोलो कोंटी जो इटली का यात्री था वो भी देवराय के पास में आया था 1420 में। तो निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था 1920 में। और देवराय प्रथम जो था, इन्होंने सबसे पहले देखा कि जो फारस है और अरब है वहां से घोड़े खरीदे जाए ताकि हमारी जो सेना है उसमें अश्व सेना को काफी बढ़ावा दिया जा सकता है। और अश्व सेना शक्तिशाली होती है, उसके महत्व को समझा इन्होंने, ठीक है। तो अश्व सेना के महत्व को समझने वाले कौन थे? देवराय प्रथम। एक हम बोलते हैं देवराय इंद्र, उनका जो है हाथी फेमस है। और एक ये देवराय जो पृथ्वी वाले हमारे देवराय प्रथम है, इनका है अश्व सेना को इन्होंने काफी महत्व दिया था, ठीक है। और इन्होंने अरबों को जो है वहां से काफी घोड़े खरीदे अरबों से। और सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों को भर्ती किया। देखिए, घोड़ों को दे रहा है और मुसलमानों को भी इन्होंने भर्ती किया। सबसे पहले मुसलमानों को इन्होंने सेना में भर्ती किया। वैसे हिंदू शासक थे ये, लेकिन मुसलमानों को भर्ती किया किसने? देवराय प्रथम ने। और उसकी सेना में कहा जाता है कि 10,000 मुसलमान थे, ठीक है। तो देवराय प्रथम जो है एक तरीके से हमें देखो विद्वानों का संरक्षण करता हुआ दिख रहा है। सेना में भी उसने कुछ मतलब मॉडर्न सेना बनाई थी अपनी, अश्व को शामिल किया, मुसलमानों को शामिल किया। थोड़ा सा तो मॉडर्न था ये, पहले के शासक जो थे उनसे जो परंपरागत पद्धति चली आ रही है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया था इसने, है ना। इसके काम में एक बार तो ये फिरोज से हार गया था, लेकिन बाद में जीत गया था। और इसको महसूस हुआ कि सेना को और शक्तिशाली बनाया जाए, तो इसने अश्व सेना भी अपने में अश्व खरीदना भी शुरू कर दिया इसने सेना में, है ना। और आगे देखिए आप, देवराय प्रथम की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में उनके पुत्र थे रामचंद्र, वीर विजय बुक्का। कुछ माह के लिए शासक बने थे रामचंद्र और वीर विजय बुक्का। रामचंद्र बने थे और वीर विजय बुक्का भी बने थे। और धार्मिक दृष्टि से मैंने बताया कि विजयनगर के जो शासक अब तक आए हैं वो सेव थे और पंपा देवी के भक्त के रूप में प्रसिद्ध था ये पंपा देवी। पंपा देवी का भक्त कौन? पंपा देवी का भक्त कौन? देवराय फर्स्ट। अब देखते हैं देवराय द्वितीय के बारे में। जो देवराय द्वितीय है ये भी काफी महत्वपूर्ण शासक था, जो संगम वंश का शासक था। ये महंतम था और 1425 से लेकर के 1406 में तो कौन बना था? देवराय फर्स्ट बना था। 1425 में अपने देवराय द्वितीय बने थे, ठीक है। और ये जो है वीर विजय बुक्का का पुत्र था, वीर विजय बुक्का का पुत्र था। हमने देखा था कि इसके पहले रामचंद्र और वीर विजय बुक्का बने थे, तो उनका पुत्र था देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता था? एक तो पुरोधा कहते थे इनको, पुरोधा, और एक इमादी देवराय भी बोलते थे। तो इमादी देवराय और पुरोधा कौन थे? पुरोधा कौन थे? देवराय द्वितीय थे, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं मत होना। और पहला वाला जो देवराय फर्स्ट था उसने तो अश्व शामिल करे थे, और जो दूसरा वाला था इसको हाथियों का शिकारी कहते थे, गजबेटकर कहते थे देवराय द्वितीय को, ठीक है। और इंद्र का मैंने बताया, इंद्र क्या रखता था? हाथी रखता था। इंद्र का हाथी का नाम सबको पता है क्या था? ऐरावत था ना। तो ये क्या करता था? इनको इंद्र का अवतार माना जाता था। हाथी को शिकारी थे ये, इंद्र का अवतार इनको कहते थे। और देवराय द्वितीय ने क्या किया? मुसलमानों को जागीरें देना शुरू कर दिया और इसने एक मस्जिद भी बनवाई। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, पहले वाले ने तो सिर्फ मुसलमानों को शामिल किया था, ये इसने एक कदम आगे बढ़ करके उनके लिए मस्जिद बनवाई और सिंहासन के आगे कुरान रखवाई ताकि मुस्लिम उसकी इज्जत करे, ठीक है। और उसने 10,000 मुस्लिम घुड़सवार धनुर्धारियों की भर्ती की। देखिए, 10,000 इसने भी भर्ती करी और हमने देखा कि प्रथम ने भी भर्ती करी थी, ठीक है। और इसने सेना में तुर्क धनुर्धारियों की भी नियुक्ति की। तो देखिए, देवराय फर्स्ट से एक कदम आगे है ये, है ना। और उसके काल में आया निकोलो कोंटी, कहाँ का था? इटली का था। और इसके दरबार में आया अब्दुल रज्जाक, ये फारस के राजदूत थे। और
अब देखिए फिर नूनीज, नूनीज ने इनके बारे में क्या लिखा है कि नूनीज ने लिखा है कि क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगू, तेनासरीम, मलाया, तेनासरीम बोलते थे, बोलते थे वो बर्मा, मलाया और श्रीलंका के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे। अब अगर ध्यान में रख सकते हैं, जैसे बर्मा को बोलते थे पैगू, तेनासरीम बोलते थे मलाया को। इतना याद रहता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आप ये ध्यान रखना कि श्रीलंका, बर्मा और मलाया तक के शासक जो है देवराय द्वितीय को कर देते थे, ठीक है। और देवराय द्वितीय साहित्य का संरक्षक था ही, संस्कृत का महान विद्वान भी था और उसने संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। जैसे बाद नारायण का जो ब्रह्मसूत्र है उस पर इन्होंने टीका लिखी थी और महानाटक सुधानिधि भी लिखी थी। महानाटक सुधानिधि लिखी थी, बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी इसने। तो देखा हमने कि देवराय द्वितीय जो था ये काफी विद्वान था और इसने बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी और महानाटक सुधानिधि भी लिखी थी। अब देखते हैं हम शिवत्व चिंतामणि की रचना देवराय द्वितीय के समय में हुई। शिवत्व चिंतामणि, शिवत्व चिंतामणि की रचना देवराय द्वितीय के समय में हुई और इसमें लिंगायतों के सिद्धांतों, उनके अनुष्ठानों से संबंधित वर्णन है। और इस ग्रंथ की रचना जो देवराय द्वितीय के मंत्री थे उनका नाम था लक्कन दंडेश। लक्कन दंडेश, लक्कन दंडेश, इन्होंने शिवत्व चिंतामणि की रचना की, ठीक है। शिवत्व चिंतामणि की रचना किसने की? लक्कन दंडेश ने। और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ, श्रीनाथ हमने देखा देवराय प्रथम के टाइम पे थे। श्रीनाथ एक, उन्होंने हरविलास लिखा था। और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ एवं संस्कृत कवि दिनदिमा देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। और संस्कृत कवि दिनदिमा, तो श्रीनाथ और दिनदिमा दोनों किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसके दरबारी कवि थे कन्नड़ चामरस। कन्नड़ चामरस प्रभुलिंग लीला की रचना की थी इसने। तो कन्नड़ चामरस ने प्रभुलिंग लीला की रचना की थी, कन्नड़ चामरस। और इसके दरबार में 34 कवि रहते थे। इन्होंने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि देकर उनका कनकाभिषेक स्वर्ण वर्षा द्वारा करवाया। कनकाभिषेक स्वर्ण वर्षा करवाई किस पे? श्रीहर्ष पे। तो श्रीहर्ष काफी फेमस विद्वान थे इनके टाइम के और इन्हें एक उपाधि दी थी, कौन सी? कवि सार्वभौम कहा था इनको, श्रीनाथ को। उड़ीसा के गजपति शासक थे कपिलेंद्र। उड़ीसा के गजपति शासक थे, क्या नाम था उनका? कपिलेंद्र। तो कपिलेंद्र को हराया एवं कोड बिंदु को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया और श्रीलंका में सैनिक अभियान भेजा। देवराय द्वितीय ने दहेज को अवैधानिक घोषित किया। ये काफी अच्छी बात है। दहेज को क्या किया इन्होंने? दहेज को अवैधानिक घोषित कर दिया था। दहेज को अवैधानिक घोषित किसने किया? देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने कहा कि भाई दहेज गलत है, अवैधानिक है। उड़ीसा के गजपति शासक थे कपिलेंद्र, इनको भी देवराय द्वितीय ने हराया था। देखो उड़ीसा तक हरा दिया, उधर बर्मा के इसको कर देते थे हमें पता है, तो उड़ीसा तक चला गया था ये। और कोड बिंदु या आंध्र प्रदेश को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया और श्रीलंका में सैनिक अभियान किए, ठीक है। तो कपिलेंद्र वाला ध्यान रखना है, उड़ीसा तक गया था ये। और अगला है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के समय में उड़ीसा व बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। उड़ीसा और बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया। कब? 1446 से 65 के बीच में। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं, प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। चीनी यात्री महुआन, चीनी यात्री जो महुआन है उन्होंने मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर आया था। चीनी यात्री महुआन, महुआन। तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महुआन चीनी यात्री था, ये चीनी यात्री था। महुआन, महुआन 1451 में आ गया, ठीक है। मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर, और मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर का पतन प्रारंभ हो गया। और विरूपाक्ष देखते हैं। विरूपाक्ष इस वंश का अंतिम शासक। देखिए ये जो थे विरूपाक्ष को पूछते थे, जो विजयनगर के जो सुलु वंश के संगम वंश के शासक थे। और उन्हीं के जो विरूपाक्ष द्वितीय नाम का जो अंतिम शासक भी इसी नाम से हुआ था। और इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी 65 से 85। तो हमने क्या देखा, ज्यादातर 20 साल तक यहाँ पे शासक रहे थे। 20 साल तक संगम वंश के ज्यादातर शासक 20 साल तक रहे थे। 20 घटा दो, मल्लिकार्जुन आ जाएगा 1446 से। देखिए आप 46 से 56 और 65 लगभग 19 साल है ना। फिर आप देखेंगे मल्लिकार्जुन के ऊपर तो हमें दिखता है देवराय द्वितीय 25 से 46 लगभग 20 साल। फिर हम देखते हैं देवराय, तो देवराय भी देखिए 1406 से 1422 तक। तो कितना हो गया ये? लगभग
16 साल है ना, तो लगभग मतलब 20 साल, 20-20 साल में यहाँ पे शासक चेंज हुए थे, ये मोटा मोटा आइडिया रखना है। बाकी हमने देखा विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर में हमने संगम वंश पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट वंश है हमारा वो होगा सुलु वंश। तो सुलु वंश पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।